काम करके थक कर मैं चूर हो गई थी। मेरे दिल में एक ख्वाहिश उभरी कि जाकर 2 घड़ी बिस्तर पर लेटकर आराम कर लूं। लेकिन उस घर में आराम करना मेरे लिए नामुमकिन था, क्योंकि मैं उस घर की कोई मेंबर नहीं थी। मैं तो वहाँ की नौकरानी थी। मैं नीचे आंगन की सफाई कर रही थी जब वह लंबा चौड़ा आदमी मेरे सामने आकर खड़ा हो गया और मुझसे कहने लगा, जाओ जाकर ऊपर वाले कमरे की सफाई कर दो। वह मुझे हुक्म देकर वापस जा चुका था। मैं जो आराम करने का सोच रही थी, उसके नए फरमाइश पर तो जैसे मेरी थकान मेरे ऊपर और भी ज़्यादा हावी हो गई थी। मैं धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़ती हुई ऊपर बनी हुई मंजिल पर गई। फिर कमरे का दरवाज़ा खोल दिया। कमरा था या कोई महल जैसा सफ़ेद पर्दों से ढका हुआ। चारों तरफ रोशनी ही रोशनी थी। मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा ऐसा मंजर देखा था। उसका बिस्तर बहुत नरम और मुलायम था। अगर बिस्तर पर कोई लेट जाए तो अंदर ही धंसता चला जाता। मेरा बदन तो ऐसे ही थकान से चूर हो रहा था। जब मैंने दिल में सोचा कि कौन सा मुझे यह आदमी देख रहा है, क्यों ना 5 मिनट लेटकर बिस्तर पर आराम ही कर लिया जाए। मेरी तो किस्मत ही खुल गई है, मैं इस घर की नौकरानी हूँ। मैं मुस्कुराते हुए अपने आप से कहने लगी और फिर उस सफ़ेद बिस्तर पर लेट गई। तभी मेरे जिस्म को जोरदार झटका लगा था। मैं अंदर बदलाव महसूस कर रही थी। सामने लगे शीशे में अपने आप को देखने लगी। वहाँ मैं नहीं बल्कि कोई और बैठी थी, एकदम चमकता हुआ चेहरा लिए कोई शहजादी। मैं तो देखकर एकदम डर गई, क्योंकि इससे पहले तो आज फिर माँ बुरी तरह खांस रही थी, मैं जो आंगन में झाड़ू लगाने में बिजी थी। मम्मी के खांसने पर पलटकर उसे देखने लगी। बेचारी मम्मी की बीमारी तो दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी। तभी शहनाज बाहर से खेलती हुई आई और मुझसे कहने लगी, दीदी कुछ खाने के लिए है, मुझे बहुत भूख लगी है। उसकी आंखों में साफ साफ भूख का एहसास दिख रहा था। मैं नीचे मुंह करके जैसे शर्मिंदा सी हो गई। घर में आटा चावल होना तो दूर की बात, उस टाइम नमक भी नहीं था। मैं उसे कहने लगी, थोड़ी देर सब्र करो शहनाज, मैं अभी पड़ोस वाले अंकल की दुकान पर जाती हूँ। अगर उन्होंने थोड़ा सा सामान दे दिया तो मैं तेरे लिए फटाफट आटे का हलवा बना दूंगी। मेरी बात सुनकर शहनाज के चेहरे पर एक चमक आ गई। वह तो वैसे ही आटे का हलवा खाने की शौकीन थी, इसलिए खुशी खुशी वापस खेलने चली गई। मैं जल्दी से झाड़ू लगाने के बाद हाथ धोने के लिए बाहर में लगे नलके पर चली गई। हाथ मुंह धोने के बाद मैं दुपट्टे से चेहरा साफ कर रही थी कि तभी सालों पुरानी दीवार पर लगे शीशे पर मेरी नज़र गई। मेरा काला चेहरा उसमें साफ दिखाई दे रहा था। चेहरे पर मौजूद दाने और फुंसियों के निशान बदसूरती का एहसास करवा रहे थे। मेरी बदसूरती के तो क्या कहने, शायद मेरे बदसूरत चेहरे को देखकर शीशे को भी शर्म आ जाए। मेरे माँ और बाप दोनों ही काले थे और यह बदसूरती मुझे उनसे विरासत में मिली थी। शहनाज मुझसे 10 साल छोटी थी। वह मुझसे रंगत के मुकाबले में सांवली थी। मेरे सफ़ेद दाग मेरे चेहरे पर अलग ही चमकते नजर आते थे। मैं बाहर जाती तो कोई थोड़ी देर भी मेरे चेहरे पर नज़र देता तो जल्दी ही मुझे पता चल जाता कि वह यकीनन मेरी बदसूरती को इतने गौर से देख रहा है। यूँ मैं जहाँ भी जाती चेहरे पर नकाब लगाती। कभी कभी आईना देखते हुए दिल से शिकायत भी निकलती थी कि बनाने वाले थोड़ा सा मुझ पर भी रहम खा लेते। कम से कम आईने में देखते हुए मुझे शर्म तो नहीं आती। बचपन में तो साथ वाली लड़कियां भी मेरा मजाक बना देती थी, लेकिन तब मुझे उन बातों की कोई समझ नहीं थी। जैसे जैसे बड़ी हुई, आसपास के लोगों ने एहसास दिलाना शुरू कर दिया कि तेरा चेहरा तो बहुत काला है, तेरे ऊपर तो मेकअप भी नहीं अच्छा लगेगा। कभी कोई मोहल्ले का बच्चा रोता तो मजाक ही मजाक में उसे उसकी माँ कहती, अगर तू चुप ना हुआ तो मैं सकीना को बुला लूँगी। मैं जानती थी कि मेरी सहेलियाँ मुझे पीछे से काली डायन या काली चुड़ैल के नाम से बुलाती है। पापा कई साल पहले ही मर चुके थे। मम्मी ने सारी जिंदगी लोगों के घरों में काम करके घर चलाया था। ज़रूरत से ज़्यादा काम करने की वजह से उनकी हिम्मत टाइम से पहले ही जवाब दे गई थी। जब मोहल्ले की औरतें आती तो मुझसे कहती कि सकीना, कौन सा तेरा कोई बड़ा भाई है, अब तुझे ही घर को चलाना है तो कहीं काम पर लग जाओ या किसी के घर का काम ही कर लो कि तेरे घर का गुजारा तो चल सके। मुझे उनकी बातें बहुत तकलीफ देती थी। मैं सोचती थी कि मैं किसी फैक्ट्री में काम कर लूँगी, लेकिन किसी के घर पर नौकरानी बनकर काम करना मुझे मंजूर नहीं था। इसलिए अभी तक मैंने कहीं भी काम नहीं ढूंढा था और माँ के बस में नहीं रहा था कि वो लोगों के घरों में काम करे। धीरे धीरे करके गरीबी ने इतनी मजबूती से अपने कदम हमारे घर में कर रखे थे कि आज नमक तक मौजूद नहीं था। और मैंने अपनी बड़ी सी काली चादर ओढ़ी और सोचा कि किराने की दुकान वाले अंकल से थोड़ा सा राशन ले आती हूँ। यही सोचकर मैंने उनकी दुकान की तरफ कदम बढ़ाया
वहाँ कोई कस्टमर नहीं था, सिर्फ अंकल ही बैठे थे। फिर मैं अंकल के पास गई और उनसे कहने लगी, अंकल मुझे थोड़ा सा राशन चाहिए उधार में, अगर आप दे दोगे तो आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। मेरी बात सुनकर वह दुकान वाले अंकल मुझे घूरते हुए कहने लगे, पहले ही मेरी दुकान नहीं चल रही है, ऊपर से तू रोज रोज उधार राशन लेने आ जाती है। पहले वाले पैसे कौन सा तेरी माँ ने दिया है? तुम दोनों माँ बेटी का तो लगता है मेरी दुकान को खाली करने का इरादा है। वह मुझे बातें सुनाने लगे, लेकिन मुझे उनकी बातों का कोई बुरा नहीं लग रहा था, क्योंकि मुझे अपनी बहन का पेट भरना था, इसलिए मैं उनकी बातें सुनने पर मजबूर थी। फिर मैं अंकल को कहने लगी, अभी थोड़ा सा राशन दे दो, कुछ महीने बाद मैं खुद ही आपको पैसे दे दूंगी। शुक्र था कि वह मुझे राशन देने पर राजी हुए। मैंने जल्दी जल्दी राशन लिया और घर आ गई। हमारे एक हफ्ते का गुजारा चल जाता। मैंने जल्दी जल्दी शहनाज को आटे का हलवा बनाकर दिया। तभी एक पड़ोस की आंटी मम्मी को देखने मेरे घर आई। मम्मी की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। आंटी मुझसे कहने लगी, सकीना तेरी माँ की हालत कितनी खराब हो रही है, इसे तो दवाई और गोलियों की ज़रूरत है। उनकी बात सुनकर मैंने शर्मिंदगी से सर झटक लिया। मैं आंटी से कहने लगी, आंटी घर में 1 रुपये भी नहीं है, मैं कैसे माँ को डॉक्टर के पास ले जाऊँ? आंटी कहने लगी कि देख, मजदूरी कर ले, किसी के घर झाड़ू पोछा बर्तन कर ले, ताकि तेरे हाथ में 4 पैसे आ जाए। अब तुझे ही घर चलाना है। मैं चुप थी, क्योंकि इसके सिवा मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा था। मैंने आंटी से कहा, आंटी कल मैं आपके साथ चलूंगी, आप मुझे किसी के घर पर काम दिलवा देना। आंटी ने हाँ में सर हिला दिया। दूसरे दिन मैं आंटी के साथ काम ढूंढने निकल पड़ी। पूरा दिन सड़कों पर घूमती रही, काम मांगने के लिए बड़ी बड़ी कोठियों के दरवाजे बजा बजा कर पूछती रही, लेकिन मेरी किस्मत इतनी बुरी थी कि किसी ने भी मुझे काम पर नहीं रखा। मैं रात को आकर फिर शीशे के सामने खड़ी हो गई। मेरा बदसूरत चेहरा मुझे आईने में साफ नजर आ रहा था। फिर मैंने दिल में सोचा कि शायद वह लोग मेरी शक्ल देखकर डर गए हैं, इसलिए उन्होंने मुझे काम नहीं दिया। घर के हालात बहुत ही खराब होते जा रहे थे। मुझे जल्दी जल्दी काम ढूंढना था। फिर आंटी ने दूसरे दिन मुझे अपने साथ लिया और फिर दोबारा से काम की तलाश में हम दोनों निकल पड़े। पूरा दिन सड़क पर मारे मारे फिरने के बावजूद मुझे किसी ने काम ना दिया। एक बार फिर मैं मायूस होकर घर लौट आई थी। तीसरे दिन आंटी की तबीयत खराब थी। मैंने अकेली ही घर से निकलने का फैसला किया। घर से निकले काफ़ी देर हो गई थी, लेकिन उम्मीद नहीं नजर आ रही थी कि मुझे कोई काम देगा। यह बड़ी बड़ी हवेली वाले लोग मुझे अपनी नौकरानी बनाने को तैयार नहीं थे। धूप में घूम घूम कर मेरा काला चेहरा और भी गहरा काला लगने लगा था। भूखी प्यासी मैं सड़क पर चलती जा रही थी। जाने अनजाने में मेरे कदम उस तरफ उठ गए जहां पर कोई घर नहीं था। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मैं अपने इलाके से काफ़ी आगे निकल आई थी। यूं ही मेरी नज़र जंगल में बनी एक बड़ी सी शानदार कोठी पर पड़ी। बिना डरे देखने पर मजबूर थी, बहुत ही बड़ी खूबसूरत नज़र आ रही थी। मैंने दिल में सोचा कि आज इस कोठी में अपनी किस्मत आजमा कर देखती हूँ। हो सकता है इस हवेली के मालिक मुझे अपने यहाँ काम पर रख ले। कोठी पर कोई चौकीदार मौजूद नहीं था। मैंने जैसे ही दरवाज़ा बजाया, दरवाज़ा खोलने वाला एक आदमी था, जो मुझे बड़े गौर से देख रहा था। मैं उसके गौर से देखने का मतलब समझती थी। शायद उसने ज़िंदगी में मेरे जैसी बदसूरत लड़की ना देखी थी, इसलिए वह मुझे इतने गौर से देख रहा था। मैंने उसे कहा, साहब जी मैं काम के लिए आई हूँ, मुझे काम की ज़रूरत है। मेरे घर के हालात बहुत ही ख़राब है। अगर मुझे काम ना मिला तो शायद मेरी छोटी बहन और माँ भूख के मारे मर जाएगी। फिर वह आदमी जब बोला था, उसकी आवाज़ थोड़ी डरावनी सी थी। वो मुझसे कहने लगा, क्या तुम्हें काम करना आता है? तो मैं दिल ही दिल में खुश हुई और मैंने उससे कहा, जी हाँ, बर्तन धोना, सफाई, पोछा लगाना, खाना पकाना, कपड़े धोना वगैरह मैं घर के सारे ही काम कर लेती हूँ। फिर उसने यह कहते हुए दरवाज़ा बंद कर लिया कि ठीक है, कल से काम पर आ जाना। मैं हैरान होकर वहीं खड़ी रह गई। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह आदमी मुझे इतनी आसानी से काम दे देगा। मैंने घर आकर माँ को बताया कि माँ, मुझे काम मिल गया है, अब मैं तेरा किसी अच्छे डॉक्टर से इलाज करवा दूंगी। माँ मुस्कुराती हुई मुझे गले से लगा ली। माँ इतनी बीमार रहने लगी थी कि शायद उन्हें अब अपनी ज़िंदगी की कोई उम्मीद ना रही थी। दूसरे दिन मैं काम पर जाने लगी तो माँ को समझा कर गई कि माँ, शहनाज का ख्याल रखना, उसे ज़्यादा घर से बाहर ना जाने देना और ना बाहर खेलने देना। मैंने अपनी छोटी बहन शहनाज को भी अच्छी तरह समझा दिया। फिर बड़ी सी काली चादर ओढ़कर घर से निकल आई थी। बेशक उस घर तक पहुंचने का रास्ता बहुत खतरनाक था, लेकिन फिर भी काम के लालच में मुझे उस घर तक पहुंचने पर मजबूर कर दिया था।
दरवाज़ा खोलने वाला वही आदमी था। उसने मुझे बताया था कि पूरे घर की सफाई करनी है। मुझे सफाई करते हुए थोड़ी ही देर हुई थी कि जब मुझे सीढ़ियों से उतरती हुई एक लड़की नजर आई। वह लड़की बहुत ही गोरी थी, लेकिन हैरत मुझे तब हुई जब उसने अपने चेहरे को एक साइड से पूरा ढक रखा था। सर पर दुपट्टा लिया हुआ था, लेकिन दुपट्टे के अंदर से उसका चेहरा फिर भी नजर आ रहा था। वह नीचे आंगन में आकर सोफे पर बैठ गई। आधे छुपे हुए चेहरे से सिर्फ उसकी एक आंख बाहर झलक रही थी, लेकिन उसके चेहरे से अंदाजा लगाया जा सकता था कि वह लड़की बहुत खूबसूरत थी। वह चुपचाप सोफे पर आंखें मूंदे लेटी थी। अजीब सी असर पूरे घर में फैली हुई थी। तभी वह लंबा चौड़ा आदमी अंदर आया और लड़की से कहने लगा, तुम नीचे क्यों उतरी? मैंने तुम्हें मना किया था ना। वह लड़की उसे कहने लगी, मेरा दिल घबरा रहा था, इसलिए मैं नीचे चली आई। वह आदमी उससे कहने लगा, वापस ऊपर कमरे में जाओ। वह लड़की एक झटके से उठी और तेज तेज कदमों से चलते हुए ऊपर कमरे में भाग गई। मैं हैरान परेशान खड़ी थी। उस लड़की का नीचे आना क्या उस आदमी को इस तरह बुरा लगा था? मुझे काम करते हुए काफ़ी दिन हो गए थे। एक दिन मैं डरते डरते उस आदमी से कहने लगी, साहब जी, मुझे थोड़े से पैसे एडवांस में दे दीजिए। आप वह पैसे मेरी तनख्वाह से काट लेना। मुझे अपनी माँ का इलाज करवाना है। उसे किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाना है। हमारे घर में खाने के लिए राशन तक नहीं है। उसने कुछ कहे बगैर नोटों की एक गड्डी मेरे हाथ पर रख दी। दिखने में वह आदमी बहुत डरावना मालूम होता था, लेकिन उसने मुझे इतने सारे नोट देकर मेरा दिल जीत लिया था। उन पैसों से मैंने दुकान वाले अंकल के सारे कर्जे उतार दिए थे और माँ को लेकर हॉस्पिटल चली गई थी। लेकिन वहाँ एक दुख की खबर मिली, जब डॉक्टर ने बताया कि तुम्हारी माँ को कैंसर हो चुका है। अगर तुम इनका इलाज करवाओगी तो वह इलाज बहुत महंगा है, इसलिए इन्हें घर ले जाओ। जितनी इनकी ज़िंदगी बाकी है, इनको सुकून से बिताने दो। मैं रोती रोती माँ को घर वापस ले आई। मैं सोच रही थी कि अगर माँ को कुछ हो गया तो मैं और शहनाज भला किसके सहारे पर ज़िंदगी बिताऊंगी। फिर एक दिन वही हुआ जिसका मुझे डर था। एक रात माँ सोई तो दोबारा ना उठ सकी। मेरी और शहनाज की तो दुनिया ही पलट कर रह गई थी। हम दोनों उस भरी दुनिया में अकेले रह गए थे। फिर मोहल्ले वालों ने मुझे समझाया कि तुम्हें ही अपनी छोटी बहन को पालना है, इसलिए हिम्मत करो, खुद कमाओ, अपना भी पेट भरो और बहन को भी पालो। मैं चुपचाप आंसू बहा रही थी। माँ के मरने के 4 दिन बाद मैं वापस काम पर जाने की तैयारी करने लगी। शहनाज को अपनी आंटी के घर भेज दिया था। वह पूरा दिन वहीं पर रहती और मैं शाम को आकर उसे अपने साथ ले आती। मैं पैदल चल चल कर उस हवेली तक पहुंच गई। फिर उसके अंदर जाकर काम काज करने लगी। मैं काम काज करने में बिजी थी कि तभी मुझे लगा कि कोई मेरे पीछे खड़ा है। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वह लंबा चौड़ा आदमी मेरे पीछे खड़ा मुझे गुस्से से देख रहा था। यकीनन इसलिए गुस्सा था कि मैं 4 दिन तक काम पर नहीं आई थी। मैं सर झुकाकर कहने लगी, साहब जी, मेरी माँ का इंतकाल हो गया था, इसलिए मैं 4 दिन तक काम पर नहीं आ पाई। वह कहने लगा, जिसे सुनकर मैं हैरान परेशान हो गई। वह मुझसे कहने लगा, तो क्या हुआ? अगर तुम्हारी माँ मर गई तो? मरना तो आखिर सबको है ही। हमारा तो पूरा कबीला मर गया था, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी तरह रोनी सूरत बनाकर नहीं घूमता था। मैं सर झुकाकर रह गई। फिर वह कहने लगा कि भले कुछ भी हो जाए, दोबारा से छुट्टी मत करना। 4 दिन सफाई न करने की वजह से पूरा घर मिट्टी से भर आया था। इतनी सफाई करने के बावजूद घर किसी भी तरह से साफ नहीं हो रहा था और मैं थकान से चूर हो गई थी। तभी मैं उस आदमी के बेडरूम तक गई और उसके नरम मुलायम बिस्तर पर जाकर आराम करने लगी। मैं अभी लेटी ही थी कि मेरे जिस्म को जोर का झटका लगा और मैं उठकर बैठ गई। मेरी नज़र सामने लगे शीशे पर पड़ी थी, जिसमें मुझे अपने बजाय किसी और की शक्ल नजर आ रही थी। लेकिन वह लड़की बहुत खूबसूरत थी। मैं आंखें फाड़ कर देख रही थी, यह मैं तो नहीं फिर कौन है? मैंने अपने हाथ पांव की तरफ देखा। मेरा काला रंगत मर गया था। मेरा पूरा चेहरा बिल्कुल बदल चुका था। मैं अपने आप में नहीं थी। मैं खुद को घूर घूर कर देखने लगी। आईने में मैं नहीं बल्कि कोई शहजादी थी। मेरे चेहरे पर खुशी की लहर थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं आसमान में उड़ रही हूँ। तभी कमरे का दरवाजा एकदम से खुला। वह लंबा चौड़ा डरावना आदमी अंदर आया और मुझे गौर से देखने लगा। मैं अपनी खूबसूरत आंखें उठाकर उसे देख रही थी। उसके पीछे वही आधा चेहरा ढके लड़की भी खड़ी थी। उसे देखकर मैं चौंक गई और बुरी तरह से डर गई। उस लड़की का आधा चेहरा बिल्कुल मेरी बदसूरत शक्ल के जैसा हो गया था। मैं हैरान थी कि उसके रूप में मैं थी और वह लड़की मेरे रूप में ढल चुकी थी। वह आदमी मुझसे कहने लगा, कैसा लगा तुम्हें ये बदलाव? मैंने नजरें झुका ली।
फिर मैं उस आदमी से कहने लगी, जिंदगी के इतने साल मैंने एक बदसूरत लड़की बनकर बिताए हैं। कोई मुझ पर नज़र डालना भी गवारा नहीं करता था, लेकिन इस रूप में मैं अपने आप को किसी राजमहल की शहजादी समझ रही हूँ। उसने कहा, ठीक है, अगर तुम अपनी खूबसूरती पाना चाहती हो तो इसके लिए तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। मैं हैरान उसकी बातें सुन रही थी। फिर वह कहने लगा, मैं यह रंग रूप तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। मैं कहने लगी, मैं इस रंग रूप को पाने के लिए हर काम कर सकती हूँ। वह आदमी कहने लगा, ठीक है, यह रंग रूप तुम्हें तब मिलेगा जब तुम मेरा काम पूरा कर दोगी। यहाँ से कुछ दूरी पर एक बस्ती है। उस बस्ती के अंदर एक लड़की रहती है, तो तुम्हें उस लड़की की मदद करनी होगी। वह तुम्हारे जैसे इंसानों के हाथों इस कदर मजबूर हो चुकी है कि वह कभी भी खुदकुशी कर सकती है। तुम्हें जल्दी से जल्दी उस तक पहुंचकर उसे रोकना होगा। मैं उसकी बातें हैरानी से सुन रही थी। फिर मैं उससे कहने लगी, वह लड़की कौन है? आखिर मैं ही उसकी मदद क्यों कर सकती हूँ? वह कहने लगा, तुम उसकी मदद इसलिए कर सकती हो क्योंकि तुम इंसान हो, जबकि हम जिन हैं। और जिन भले ही कितने ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन कुछ ऐसे काम होते हैं जो सिर्फ इंसान ही कर सकते हैं। मैं उनके मुंह से यह बातें सुनकर हैरान हो गई। तो क्या मैं इतने दिन से जिन्नातों के साथ रह रही थी? यह इंसानों का नहीं बल्कि जिन्नात का घर है। वह जिन मुझसे कहने लगा, जल्दी करो, मेरे पास टाइम बहुत कम है, मुझे हर सूरत में उस लड़की को बचाना है। फिर मैं उसके बताए अनुसार जल्दी जल्दी घर से निकली और जंगल की तरफ जाने लगी। चल चलकर मेरे पांव थक गए थे, लेकिन बस्ती तो मुझे कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। जंगल में भागते भागते काफी देर हो गई थी। मुझे बने हुए मकान नजर आने लगे। मेरे दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। मैं जल्दी जल्दी उन मकानों की तरफ बढ़ने लगी। यकीनन वही बस्ती थी जिस बस्ती के बारे में जिन्नात ने मुझसे कहा था। आखिरकार मैं उस बस्ती तक पहुंचने में कामयाब हो गई। फिर उस बस्ती में से गुजरने वाले एक आदमी से रुककर पूछने लगी, इस बस्ती में मुझे एक लड़की से मिलना है जो बहुत परेशान और मायूस है। मैं उसका नाम और शक्ल तो नहीं बता सकती थी, क्योंकि मुझे बस इतना पता था कि वह लड़की आजकल हालात से बहुत परेशान है। वह आदमी मुझे गौर से देखने लगा, फिर कहने लगा, कहीं तुम सितारा के बारे में तो नहीं पूछ रही हो, क्योंकि इस पूरी बस्ती में सितारा ही इतनी बुरी हालत में है। मैंने जल्दी से हाँ में सर हिला दिया और कहने लगी, हाँ, वह लड़की सितारा ही है, मुझे उससे आप मिलवा दो। उसने मुझे एक छोटे से बने हुए मकान के बाहर छोड़ दिया। मुझसे कहने लगा कि इस घर में वह लड़की सितारा रहती है। मैंने धीरे से दरवाज़ा बजाया। कुछ ही देर बाद दरवाज़ा खुल चुका था। जिस लड़की ने दरवाज़ा खोला उसने अपने चेहरे को आधा ढक रखा था, बिल्कुल उसी लड़की की तरह जो मुझे उस कोठी में मिली थी। लेकिन इस लड़की की शक्ल उस लड़की से काफ़ी अलग नजर आ रही थी। मैंने सितारा से कहा कि मुझे आपके पास किसी ने भेजा है मदद करने के लिए। मुझे अपनी परेशानी बताओ ताकि उस परेशानी का कोई हल निकाल सकूं। वह लड़की चुपचाप नजरें झुकाकर बैठी थी। फिर मैं उससे पूछने लगी, तुमने अपना चेहरा इस तरह से क्यों ढक रखा है? तो वह लड़की मुझसे कहने लगी कि कहीं मेरी खतरनाक शक्ल देखकर लोग मुझसे डर न जाए। मैं हैरान होकर उसे देखने लगी, उससे बातें करने लगी। मुझे अपना चेहरा दिखाओ, मैं तुम्हें देखकर नहीं डरूंगी। फिर मैं उसे अपने ऊपर बीतने वाली किस्सा सुनाने लगी कि किस तरह मैं एक बदसूरत लड़की थी और फिर भी मैं अपनी जिंदगी बिता रही थी। मेरे बात करने पर उसने अपना चेहरा मुझे दिखाया, जिसे देखते ही मेरी चीख निकल गई। उस लड़की का आधा चेहरा बिल्कुल जला हुआ था, आंख की जगह सिर्फ निशान बाकी था और आधे होंठ पिघलकर बिल्कुल ही खत्म हो चुके थे। कान की जगह पर भी सिर्फ निशान ही बाकी था। उसका आधा चेहरा बिल्कुल गर्दन तक जला हुआ था। उसे देखकर मैं बिल्कुल डर कर बैठ गई। मेरे मुंह से आवाज़ तक ना निकल पा रही थी। फिर मैं उससे कहने लगी कि तुम्हारा यह हाल किसने किया? फिर उसने अपने चेहरे को वापस ढक लिया और मुझे उदास शब्दों में कहने लगी कि मेरे इस बदसूरत चेहरे को बनाने में किसी और का नहीं बल्कि इस बस्ती के लोगों का ही हाथ है। मैं गुस्से से खड़ी हो गई और उस लड़की से कहने लगी, बताओ, किस आदमी ने किया यह हाल तुम्हारा? कौन है जिसने तुम्हें इस हाल तक पहुंचा दिया है? इतना जुल्म, वह भी एक लड़की के साथ, कोई इंसान भला कैसे कर सकता है? फिर उसने मुझे हाथ के इशारे से बैठने को कहा और मुझसे कहने लगी, मैं ही नहीं, इस बस्ती के लोग पहले भी कई लड़कियों के साथ ऐसा काम कर चुके हैं। इस बस्ती के लोग किसी पर भी इस तरह ही टूट पड़ते हैं। यह लोग बेसहारा लड़की का यही हाल करते हैं। मैं भी आज से 1 साल पहले बहुत खूबसूरत हुआ करती थी। माँ बाप के मरने के बाद मैं अपनी बुआ के घर रह रही थी। उनके घर में रहने की कीमत मैं उनके घर का सारा काम काज करती थी। मेरी आंखों की चमक और गालों में पड़ते हुए डिम्पल मुझे सारी लड़कियों से अलग बनाते थे।
मेरी बुआ की लड़कियां सांवले रंगत की थी। उनकी आंखें छोटी थी। जब कोई बुआ और उनकी लड़कियों के सामने मेरी तारीफ करता तो जलन के मारे उनका बुरा हाल हो जाता। मेरी खूबसूरती मेरा कोई काम आने वाला नहीं था, बल्कि मेरी खूबसूरती तो उस रब की बनाई हुई थी जो सबकी सूरतें बनाता है। लेकिन बुआ और उनकी बेटियां मुझसे बुरी तरह जलने लगी थी। बुआ की लड़कियां अपनी माँ को कहती कि माँ, आप सितारा से ही घर के सारे काम काज करवाया करो, ताकि यह भी हमारी तरह बदसूरत बन जाए। एक दिन जब मेरी बड़ी कजन आलिया के रिश्ते वाले आए थे, बुआ ने मुझसे कहा कि तुम सिर्फ किचन तक ही रहना, आगे मत आना। मेरी बुरी किस्मत थी कि जब हाथ धोने के बहाने एक औरत किचन में आ गई थी। उसने मुझे किचन में काम करते हुए देख लिया था। वह मुझे देखकर हैरान थी। शायद मेरी खूबसूरती ने उसको अपने दिमाग में जकड़ लिया था। तभी वह अंदर जाकर बुआ से बातें करने लगी कि किचन में जो लड़की काम कर रही है उसे हमारे सामने बुलाया जाए। बुआ ने ना चाहते हुए भी मुझे बुलाया। सारी औरतें आलिया के बजाय मेरे लिए रिश्ता तय करके चली गई। वह लोग तो चली गई, लेकिन बुआ ने मुझे इतना मारा कि मेरी रूह तक भी तड़प गई थी। लेकिन बुआ किसी तरह भी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। बुआ मुझ पर इल्जाम लगा रही थी कि मैं जानबूझकर मेहमानों के सामने आई थी। उसकी बेटियां मुझसे कहने लगी कि तुम्हें ज्यादा शादी की आग लग गई है, सारी जिंदगी यही तड़प तड़प कर मर जाओगी, लेकिन मैं तुम्हारी शादी नहीं करूंगी। बुआ और उसकी सारी बेटियां मुझ पर जुल्म करके चली गई। मैं अपने जख्मों पर मरहम लगाते हुए वहां अकेली रह गई। बुआ ने मुझे इतना मारा था कि मेरा जिस्म उठने से भी इनकार कर रहा था, लेकिन फिर भी उस हालत में मैं घर का सारा काम करती रही। लेकिन शायद अभी मेरे साथ कुछ और ही होना बाकी था। जब बुआ के बेटे का दोस्त एक दिन घर आया, आलिया और उसकी बहन उसके आगे पीछे घूम रही थी। वह लड़का बहुत ही हैंडसम था और एक अच्छी सी कंपनी में नौकरी करता था। मैं ज़्यादा तो उस लड़की के सामने में नहीं गई, फिर भी वह लड़का मुझे पसंद करके चला गया। इसी गुस्से में बुआ ने मुझे इतना मारा था कि जैसे मैं कोई इंसान ही नहीं। बुआ गांव वाले को कह रही थी कि यह खूबसूरती का फायदा उठा रही है, गांव के मर्दों को फंसा रही है। तुम लोग कुछ करो वरना इस गांव की सारी बहन बेटियां बर्बाद हो जाएगी। उन्होंने गांव के सारे लोगों को मेरे खिलाफ इतना भड़काया कि मेरी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद कर डाली। एक रात बुआ गांव के कुछ लोगों के साथ साजिश करके मुझे बहुत मारा। दूसरे दिन मैं जख्मों से चूर किचन में काम कर रही थी कि तभी अचानक मुझे चक्कर आया और मैं गैस स्टोव पर गिर गई। मेरा आधा चेहरा बुरी तरह जल गया था। अब खूबसूरत से बदसूरत बन गई थी। मैं चीखें मारकर तड़प रही थी, लेकिन किसी ने भी मेरे सामने आकर मेरी फरियाद नहीं सुनी, क्योंकि उस गांव में कोई मेरा अपना नहीं था। फिर गांव के लोगों ने फैसला किया कि यह लड़की बहुत बेकार है, इसलिए अल्लाह ने इसे सजा दी है। इसे गांव के कोने में रखा जाएगा निशानी के तौर पर। तब से मैं इस कोने में रह रही हूँ। गांव का कोई भी आदमी मुझे एक टाइम का खाना देकर चला जाता है। अब तो सोचती हूँ कि अपनी ज़िंदगी खत्म ही कर लूँ, क्योंकि यह ज़िंदगी मुझे बहुत बोझ लगने लगी है। मैं उस लड़की की कहानी किसी भूत की तरह सुन रही थी। इतना जुल्म हुआ, वह भी एक मासूम लड़की के साथ। मैं उससे कहने लगी, तुम जो भी कहोगी, तुम्हारी हर बात मैं मानने को तैयार हूँ। बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ। वह लड़की उदास होकर मुझसे कहने लगी, मैं सिर्फ एक बार असलम से मिलना चाहती हूँ और उसको बताना चाहती हूँ कि मैं कोई गलत लड़की नहीं हूँ, बल्कि बुआ ने सिर्फ सारी साजिश के तहत ड्रामा रचाया था। वह गांव वालों की बातों में आकर मुझसे बुरी तरह गुस्सा हो गया। मैंने उस लड़की से वादा किया कि कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारी असलम से बात करवा कर रहूंगी। फिर मैं गांव के लोगों से किसी भी तरह करके असलम का पता हासिल किया। उसके घर पहुंच गई। वह मुझे देखकर हैरान था। मैंने उसे कहा कि मैं तुम्हारे पास किसी वजह से आई हूँ और किसी ने मुझे यहाँ पर भेजा है। मैंने उसे कहा, वह लड़की जिससे तुम प्यार करने लगे थे, आज उसे बुरे हाल में छोड़कर वहां से भाग कर आ गए हो, जबकि उसे तुम्हारी बहुत जरूरत है। वह नजरें झुका गया और मुझसे कहने लगा, वह लड़की सही नहीं है। गांव वालों का कहना है वह किसी लड़के के साथ पकड़ी गई थी। तो मैंने उसे कहा कि यह सब उसकी बुआ और उसकी बेटियों का ड्रामा रचाया हुआ है। उस लड़की का किरदार बिल्कुल अच्छा है। अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो चलो मेरे साथ इस बस्ती में। उस लड़के से ही सारी सच्चाई तुम्हारे सामने लाकर रख दूंगी, जिसने सब कुछ तुम्हारी बुआ के कहने पर किया था। असलम मुझे बहुत तसल्ली नज़रों से देख रहा था। उसे मेरी बातों पर यकीन हो रहा था। फिर उसे लेकर मैं उस घर में आ गई। इस मामले में जिन मेरी काफ़ी मदद कर रहा था। फिर मैंने दिल ही दिल में उन जिन से मदद मांगी और उस लड़के को असलम के सामने लाकर खड़ा कर दिया। और वह लड़का असलम के आगे गिड़गिड़ाकर बोलने लगा। उस औरत ने मुझे लालच दिया था कि वह अपनी बेटी की शादी मेरे साथ करवा देगी
और अपनी आधी दौलत मेरे नाम करवा देगी। उस लालच में आकर मैंने उसके कहने पर यह सारा काम किया था। असलम ने उस लड़के को बहुत मारा। उसके दिल में एहसास होने लगा था घटिया औरत और उसकी बेटियों की शादी की वजह से एक लड़की की ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी थी। फिर वह सितारा के पास गया और उससे कहने लगा, मुझे तुम्हारी बदसूरती से कोई हर्ज नहीं है। मैं अभी भी तुम्हें अपनाने को तैयार हूँ क्योंकि मैंने सच्चे दिल से तुमसे मोहब्बत की थी। सितारा प्यार भरी नज़रों से उसे देख रही थी। असलम ने बड़े प्यार से उसका हाथ थाम लिया, फिर अपनी जेब से अंगूठी निकालकर सितारा की उंगली में पहना दी। मैं उन दोनों के मिलन पर बेहद खुश थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि असलम ने सितारा को अपनाकर अपनी मोहब्बत अमर कर दी थी। मेरा काम खत्म हो गया था। अब मुझे जल्दी जल्दी उस हवेली की तरफ जाना था। अपना यह रंग रूप हमेशा के लिए पाना था। मैं तेज कदमों से चलते हुए अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने लगी। जब मैं कोठी में पहुंची तो वह जिन तो वहाँ मौजूद था, लेकिन वह लड़की गायब थी। मैं उस आदमी से कहने लगी, मैंने आपका काम कर दिया है। अब आप भी अपने वादे के मुताबिक हमेशा के लिए मुझे खूबसूरत लड़की में डाल दो। मैं अपनी बदसूरती से बहुत तंग हूँ। तो वह जिन कहने लगा, तुम इस कदर नादान लड़की हो। मैं सिर्फ नसीहत के तौर पर तुम्हें सितारा का हाल बताया था। वह अपनी खूबसूरती की वजह से अपनी ज़िंदगी को इस तरह भुगत चुकी है और तुम अभी भी अपनी खूबसूरती को पाना चाहती हो। उसकी बातें तो बिल्कुल सही थी। मैंने यह सोचा ही नहीं था कि सितारा की खूबसूरती ही उसकी बर्बादी की वजह बनी थी और ऐसे घटिया लोगों को मेरे साथ भी यही हाल करना था। नहीं, मुझे यह खूबसूरती नहीं चाहिए। यह रंग रूप एक अजाब की तरह होता है जो लोगों को कभी भी अपनी ज़िंदगी जीने नहीं देता। फिर मैंने उस जिन से कहा, तुमने सितारा के साथ तो बहुत अच्छा किया और असलम के साथ उसकी ज़िंदगी संवर गई, लेकिन उसकी बुआ और उसकी बेटियों को भी तो सबक मिलना चाहिए था। उन्होंने सितारा के साथ साथ क्या क्या किया था। वह मेरी बात सुनकर मुस्कुराने लगा और कहने लगा, बुआ और उसकी बेटियों को भी सज़ा मिल गई है। वह तीनों माँ बेटी एक एक्सीडेंट में हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी है। खूबसूरती और बदसूरती अल्लाह की बनाई हुई चीज़ है। सकीना, तुम बताओ, तुम्हें किस चीज़ में खुशी है? मैंने कहा, मैं अपने हाल पर खुश रहना चाहती हूँ। मुझे अपनी बदसूरती से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन लोगों को मेरी बदसूरती से फ़र्क पड़ता है। वह मेरे लिए तरह तरह के शब्द निकालते हैं, चिढ़ाते हैं, मेरा मजाक बनाते हैं और मुझे गंदे गंदे नाम से पुकारते हैं। ये सब सुनकर मेरा दिल टूट जाता है। लोग तो नादान होते हैं। उस दिन जिन ने मुझे एक तोहफ़ा दिया और कहा, जाओ जाकर इसका सही इस्तेमाल करना, क्योंकि हमारी तरफ से तुम्हारे लिए यह दिया हुआ एक छोटा सा तोहफ़ा है। आज के बाद इस जंगल में तुम्हें मैं कहीं दिखाई नहीं दूंगा और ना ही मेरी बीवी, क्योंकि हमें अब कहीं और जाना है और किसी इंसान की मदद करने के लिए। वह कहते हुए दोनों मेरी नज़रों से गायब हो गए। मैंने अपने वजूद की तरफ देखा, जो पहले वाली बदसूरत चेहरा के रूप में ढल चुकी थी, लेकिन मुझे अपनी बदसूरती पर आज पूरी तरह नाज था। जिन्नात की दी हुई दौलत, जिससे मैंने अपना छोटा सा घर बनवाया और अपनी छोटी बहन को स्कूल भेजना शुरू कर दिया। फिर मैं सोचने लगी, क्यों ना हालात की सताई हुई लड़कियों के लिए कुछ करूं। यही सोचकर मैंने अपनी बस्ती की लड़कियों के लिए एक छोटा सा सिलाई सेंटर खोल दिया, जिसमें बिल्कुल मुफ्त उनको सिलाई कढ़ाई सिखाया करती थी। आज कोई मेरी बदसूरती को नहीं देखता, बल्कि मेरे काम को देखता है। लड़कियां मुझे मैडम सकीना के नाम से बुलाती है। लड़की जिसे कल तक लोग काली चुड़ैल और काली भूतनी के नाम से पुकारते थे, आज वह मैडम सकीना बन चुकी है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।